हैमलेट, एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। आधी रात का वक्त है। डेनमार्क की एक सिटी एल्सिनॉर, इस शहर का किला। रात के वक्त गार्ड्स की बदली होती है। तो फ्रांसिस्को नाम का एक गार्ड जिसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, और बर्नार्डो नाम का एक दूसरा गार्ड जो उस वक्त आया। अब फ्रांसिस्को की ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, तो ये जाने लगा सोने के लिए। तो ये बोला, भाई किसी को भेज तो दे, मैं अकेले यहाँ पर कैसे उसको झेलूंगा। तभी होरेशियो और एक और गार्ड वहां पर आ गए और वो वहां से चला गया। अब ये होरेशियो डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट का दोस्त है। इसने ऐसे ही नींदों नींदों में गार्ड बर्नार्डो से पूछा, क्या आज फिर से देखा तुमने उसे? होरेशियो को अब तक भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई कोई ऐसी चीज हो सकती है। तभी दूसरा गार्ड बेरक्लस बोला, जनाब इसीलिए तो मैं आपको अपने साथ लाया हूं, आज आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। दरअसल यहां पर बात हो रही है एक भूत की, जो अक्सर यहां पर 3 बार देखा गया है महल की दीवारों के आसपास। वो दोनों गार्ड बोले, जनाब हमें तो ना वो भूत एकदम हमारे राजा जैसा लग रहा है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। आप पढ़े लिखे हैं, शायद भूतों की लैंग्वेज भी आपको आती होगी। और रशियो बोला, ऐसा नहीं है, वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। तभी वो भूत सामने आया, फिर से सामने आया। वो यहां वहां मूव करने लगा। होरेशियो उस भूत को देखकर चिल्लाने लगा और गार्ड्स तो डर गए। क्या कर रहे हो जनाब, भूत नाराज हो जाएगा। भूत तो वहां से चला गया, लेकिन इन गार्ड्स ने देखा होरेशियो का चेहरा पीला पड़ चुका था। जनाब जनाब आप ठीक तो हैं? मैं हिल चुका हूं अंदर तक। जब तक मैंने अपनी 2 आंखों से इस भूत को नहीं देखा था, तब तक मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। वो भूत वाकई डेनमार्क के राजा जैसा दिखता था। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है जैसे डेनमार्क में अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। गार्ड्स भी अब ज्यादा चौकन्ने हो गए थे। थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली रहने की जरूरत थी अब। होरेशियो सारे गार्ड से बोला कि हमें इस भूत को सीरियसली लेना होगा। तभी वो भूत फिर से सामने आया और होरेशियो की तरफ बढ़ने लगा। होरेशियो चिल्लाया, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। वो भूत रुक गया। होरेशियो बोला, भगवान के लिए हमें बताओ, तुम यहां क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? वो भूत फिर गायब हो गया। वो सारे चाहते थे कि वो भूत से कम्युनिकेट करें। होरेशियो गार्ड से बोला, चलो चलकर प्रिंस हैमलेट को बताते हैं कि हमने क्या देखा। अगर वो भूत राजा का ही हुआ तो डेफिनेटली वो अपने बेटे हैमलेट से जरूर बात करेंगे। सीन यहीं पर खत्म होता है। अब सीन 2। अब किले की दीवारों के अंदर क्या हो रहा है? किले की दीवारों के अंदर का सीन है। डेनमार्क का नया राजा बन चुका है क्लॉडियस। वो ही राजपाट के सारे काम देखता है। उसने डेनमार्क की रानी गर्ट्रूड से शादी कर ली है, जो पहले पुराने राजा की बीवी थी और हैमलेट की मां है। और ये क्लॉडियस है किंग का भाई, यानी कि हैमलेट का चाचा। यहां अभी कोर्ट में सब लोग मौजूद हैं। ये कोर्ट में सबके सामने रो रहा है कि इसके भाई की इतनी यंग एज में डेथ हो गई। फिर आंसू पोंछते हुए बोलता है कि जो हुआ सो हुआ। अब शायद भैया की आत्मा को भी इसी में शांति मिलेगी कि जो हुआ उसे भूलकर डेनमार्क के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरी भाभी भी दुख में जिए। इसलिए मैंने उनसे शादी करके डेनमार्क की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है, अपने कंधों पर। मुझे मालूम है नॉर्वे का राजा बार बार हम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वादा है आपसे, मैं डेनमार्क को इतना स्ट्रांग रखूंगा कि हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा कोई। अब इस चाचा क्लॉडियस ने पब्लिकली सबको यकीन दिलवा दिया कि डेनमार्क का इससे अच्छा राजा अभी इस वक्त कोई नहीं हो सकता। अगर कोई फॉरेन पावर डेनमार्क पर हमला करने की कोशिश भी करेगी तो ये एकदम तैयार है। अब इस चाचा क्लॉडियस का एक बड़ा खास आदमी है दोस्तों, पोलोनियस। नाम याद रखना, पोलोनियस। पोलोनियस का बेटा लियर्ट्स, जो राजा क्लॉडियस से अभी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फ्रांस जाने की परमिशन दे दो। उसने दे दी परमिशन, जा भाई। और वो टालता भी नहीं है लियर्ट्स को कुछ भी करने के लिए। अब एंट्री होती है हमारे हीरो हैमलेट की, जिसने अब तक काले कपड़े पहने हुए हैं, शायद अपने बाप की मौत की गम में। शायद वो अब तक अपने फादर की डेथ के गम से बाहर नहीं आ सका है। क्लॉडियस बोला, बेटा हैमलेट, कब तक तुम ये गम में डूबे रहोगी? अरे मृत्यु तो इस संसार का सबसे बड़ा सच है, इसे कौन टाल सकता है? रोकर तो तुम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो बेटा। और ये क्या विटनबर्ग जाकर वापस पढ़ाई करने की रट लगा रखी है? यही डेनमार्क में रहो, कोर्ट का कामकाज संभालो। डेनमार्क को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। इस पर उसकी मां गर्ट्रूड बोली, हाँ हैमलेट, रुक जाओ ना बेटा। तो वो अपनी मां की तरफ एक नजर देखता हुआ बोला, आपका कहा तो मान ही लूंगा। तो क्लॉडियस इस पर बोला, वाह कितनी अच्छी बात है। हैमलेट रुकने को राजी हो गया। चलो इसी खुशी में एक जश्न मनाते हैं। और वो सब तो चले गए, हैमलेट यहां पर अकेला रह गया।
पता नहीं क्यों ये वहां पर खड़े खड़े सोचते सोचते रोने लगा कि पिताजी की डेथ को 2 महीने गुजर चुके हैं और लग रहा है जैसे जिंदगी बहुत वीरान सी हो गई है। उसे दुख तो इस बात का था कि उसकी माँ को इतनी क्या जल्दी थी कि वो थोड़ा वक्त रुक नहीं सकती थी, फिर से शादी कर ली। और इस वक्त वो कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मामला फैमिली का है, तो थोड़ा जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। तभी इसके पास होरेशियो आया भागता हुआ गार्ड्स के साथ। आकर सारी बात बताई, हैमलेट मैंने कल रात तुम्हारे फादर का भूत देखा, एक भूत देखा जो तुम्हारे फादर जैसा दिख रहा था। 3 रातों से लगातार वो भूत किले के गार्ड्स को दिख रहा है। ये सुनते ही हैमलेट हक्का बक्का रह गया। उससे पूछा, क्या, कैसा दिखता है वो भूत? तो वो बोले, उन्होंने सिपाहियों के काले कपड़े पहने हुए थे। और हैमलेट बोला, मुझे उन्हें देखना है आज रात ही। बोला, थैंक यू होरेशियो मुझे ये न्यूज़ देने के लिए। अकेले में हैमलेट सोच रहा था कि उस भूत को मुझसे क्या बात करनी होगी। ये सीन यहीं पर खत्म होता है और सीन 3 शुरू होता है। दूसरी तरफ पोलोनियस का बेटा लियर्ट्स फ्रांस जाने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका था। जाते हुए वो अपनी बहन ओफेलिया से गुड बाय बोला और एक वार्निंग दी कि हैमलेट से दूर रहना, पिताजी की इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ तुम, वो पागल है। इतने में पोलोनियस भी आ गया और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो बेटे। मुझे तुम्हें जाने से पहले एक एडवाइस देनी है, कुछ एडवाइस देनी है कि वहाँ फालतू लोगों से दोस्ती मत बनाना, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करना, झगड़ों से दूर रहना, अच्छे कपड़े पहनना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी दोस्त को पैसा उधार मत देना, क्योंकि इससे तुम पैसा और दोस्त दोनों खो दोगे। इसके बाद लियर्ट्स ने अपने फादर और बहन दोनों से विदा ली। जब वो चला गया तो पोलोनियस ने अपनी बेटी से पूछा, ओफेलिया से, कि क्या कह रहा था तुम्हें जाने से पहले? तो वो बोली, कुछ नहीं, बस हैमलेट को लेकर कुछ एडवाइस दे रहे थे भैया। तो वो बोला, बेटी मैंने भी नोट किया है कि आजकल तुम हैमलेट के साथ कुछ ज़्यादा ही वक्त गुजारने लगी हो। क्या चल रहा है? देखो बेटी, पहली बात तो ये मैं तुम्हें भी समझाना चाहूँगा कि वो एक प्रिंस है, उसे दुनिया भर की आज़ादी है। हो सकता है वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हो। नहीं पापा, वो मुझसे सच्चा है। मैं सिर्फ तुम्हें सलाह दे सकता हूँ बेटी कि उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। वो बोले, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और सीन 3 यहीं खत्म होता है। शुरू होता है सीन 4। दूसरी तरफ हैमलेट, होरेशियो और बाकी सब गार्ड्स के साथ में सर्दी भरी शाम उस भूत का इंतजार कर रहा था, उस भूत के फिर से आने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वो भूत फिर से सामने आया। होरेशियो बोला, हैमलेट वो आ गया, बात करो उससे। हैमलेट बोला कि क्या वाकई आप मेरे फादर के भूत हो? भूत बस इतना बोला कि मेरे पीछे आओ। सारे बोलने लगे, हैमलेट मत जाओ, बहुत रिस्क है। हैमलेट बोल, नहीं मुझे जाना होगा, मेरे पास कुछ खोने को है नहीं और मुझे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं। परवाह किस बात की? और वो भूत के पीछे पीछे चल दिया। सीन 4 यहीं खत्म होता है। सीन 5 शुरू होता है। चलते चलते जब वो थक गया तो भूत से बोला कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, मुझे बताओ तुम कौन हो। वो भूत हैमलेट से बात करने उसके पास आया और बोला, वैसे तो मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत ज़रूरी। हैमलेट उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो भूत बोला, मुझे चाहिए कि तुम बदला लो, जो मैं तुम्हें बताऊं उसके बाद वादा करो तुम बदला लोगे। हैमलेट बोला, पहले बताओ तो सही। तो वो बोला, मैं तुम्हारे पिता का भूत हूं, मेरी डेथ नहीं हुई थी, बल्कि मुझे कॉन्स्पिरेसी करके मारा गया था। महल में सबको बताया गया कि मेरी डेथ सांप के काटने की वजह से हुई, जो कि झूठ है। बल्कि सच तो यह है कि जिस वक्त मैं गार्डन में सो रहा था, उस वक्त एक सांप ने, इंसानी सांप ने मेरे कान में जहर डाल दिया। बहुत चालाकी से मेरा मर्डर किया गया था। कौन था वो? हैमलेट ने पूछा। वो भूत बोला, तुम्हारा चाचा क्लॉडियस। तो मुझसे मेरी मौत का बदला लेना हैमलेट। इतना बोलकर वो भूत गायब हो गया। उस भूत ने हैमलेट को जो भी बताया वो बहुत शॉकिंग था। और इसी सीन के साथ एक्ट 1 खत्म होता है। बाकी की कहानी हम डिस्कस करेंगे एक्ट 2 में। हैमलेट एक्ट 2 सीन 1। ये सीन शुरू होता है पोलोनियस से, जो अपने एक नौकर को फ्रांस भेजता है कि जाकर पता कर मेरा बेटा लियर्ट्स फ्रांस में कर क्या रहा है। उसे ये भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। बड़ी चालाकी से पता करना कि उसकी संगत कैसी है, कहीं शराबियों और जुआरियों के साथ उठने बैठने तो नहीं लगा है। ये बड़ा अजीब सा बाप है। जैसे इसका नौकर यहाँ से गया तभी इसकी बेटी ओफेलिया यहाँ पर आई। पता नहीं क्यों वो डरी हुई सी थी, उसका चेहरा पीला सा पड़ा हुआ था। पोलोनियस से पूछा, क्या हुआ बेटी? वो बोली, पता नहीं पिताजी, मैं अभी जब अपने कमरे में अकेली थी, सिलाई कर रही थी, तभी हैमलेट आया। अजीब सी हरकतें कर रहा था पापा। उसने अपने कपड़े उतारते हुए मुझे कमर से पकड़ लिया।
फिर अचानक गहरी सांस लेकर छोड़ दिया। मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मुझसे प्यार में पागल तो नहीं हो गया। इस पर पोलोनियस बोला, चल बेटी क्लॉडियस के पास चलते हैं, लेकिन मुझे ये बता तूने कुछ ऐसा तो नहीं किया था जिससे हैमलेट गुस्सा हो जाए। तो वो बोली, आप ही ने तो मुझसे कहा था, मुझे एडवाइस दी थी कुछ दिनों पहले कि हैमलेट से दूर रहो। और अब इस पोलोनियस को अफसोस हो रहा है कि इसने गलती कर दी। हैमलेट वाकई इसकी बेटी से इश्क में बावला हो गया है, जाके क्लॉडियस को बताना पड़ेगा। ये सीन यहीं पर खत्म होता है। सीन 2 शुरू होता है। सीन 2 शुरू होता है हैमलेट के चाचा क्लॉडियस और माँ गर्ट्रूड के साथ। वो दोनों हैमलेट के 2 बचपन के दोस्तों को बुलवाते हैं। इन 2 दोस्तों के नाम है रोसेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन। दोनों हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं। इनसे पूछा गया, क्या तुम्हें पता है हैमलेट को क्या हुआ है? अपने फादर की डेथ के बाद में वो खोया खोया सा रहता है। इन दोनों को तो बुलवाने का मकसद ही यही है कि ये हैमलेट के साथ टाइम स्पेंड करे और पता करे कि ऐसी क्या चीज़ है जो हैमलेट को परेशान कर रही है। गर्ट्रूड ने उन दोनों लड़कों को बोला, अगर तुमने पता कर लिया तो तुम्हें इनाम दूंगी। दोनों राजी हो गए इनाम की लालच में और हैमलेट को ढूंढने चल दिए। उनके जाते ही ये पोलोनियस यहाँ पर आया 2 गुड न्यूज़ लेके। पहला तो ये कि हमारे नॉर्वे में जो आदमी थे वो सही सलामत वापस आ गए, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हैमलेट के अजीब बर्ताव की वजह पता चल गई है। जनाब, पोलोनियस बोलता है, उसने एक खत क्लॉडियस को दिया। ये खत खुद हैमलेट ने इसकी बेटी ऑफेलिया को लिखा था और प्यार का इजहार किया है इसके अंदर। बोला, जनाब दरअसल मैंने ऑफेलिया को हैमलेट से दूर रहने के लिए कहा था, मुझे माफ़ कर दो, शायद उसी के प्यार में हैमलेट पागल हो गया। लेकिन क्लॉडियस बोला, मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो। ये पोलोनियस खुद जाकर हैमलेट से बात करने लगा। मतलब उसका बात करने का बिल्कुल ढंग ही बदल गया, एकदम अजीब तरीके से गुस्सैल ढंग से बात करता है। फिर भी वो कोशिश कर रहा था हैमलेट से बात करने की, और इसे भरोसा हो गया कि वाकई हैमलेट मेरी बेटी के प्यार में ही पागल हो गया। पोलोनियस से वहाँ से चला गया। ये गया तो हैमलेट ने बोला, कितना पकाता है बुड्ढा। इतने में हैमलेट के वो 2 दोस्त, बचपन के दोस्त, यहाँ पर आ गए। उन्हें देखकर ये बड़ा खुश और एक्साइटेड हो गया। हाल चाल पूछे, बोले कैसे चल रही है ज़िंदगी। वो बोले, हालात कुछ खास ठीक नहीं। फिर हैमलेट ने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बोला कि तेरे से मिलने यार हैमलेट। तो हैमलेट क्या बोला कि अभी तक तुम इतने स्मार्ट नहीं हो दोनों कि मेरे सामने झूठ बोलोगे और मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। सच बताओ, मेरी माँ ने और चाचा ने बुलाया ना तुमको? इतना कहते ही दोनों ने तुरंत सच बक दिया कि हाँ, तुम्हारी माँ और चाचा ने हमें भेजा है। अब इसके दोनों दोस्त बोले, चल छोड़ना यार हैमलेट, मूड फ्रेश करने के लिए कुछ करते हैं। हम सोच रहे हैं एक ड्रामा परफॉर्म करवाया जाए महल के अंदर। अब एक बेस्ट ड्रामे वालों की टोली को अंदर बुलवाया गया महल में। हैमलेट ने सबको वेलकम किया। ड्रामे वालों का लीडर आया हैमलेट के पास और उससे पूछा कि आप क्या देखना पसंद करोगे। हैमलेट बोला, शाम को आप मर्डर ऑफ गोंज़ैगो की परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो बोला, जी जनाब, आप जैसा कहेंगे हम वो परफॉर्मेंस दे देंगे। तो हैमलेट बोला, लेकिन उस पार्टी के दौरान, उस प्ले के दौरान, ड्रामा के दौरान एक छोटी सी स्पीच आपको देनी है जो मैं आपको लिख कर दूंगा। वो बोले ठीक है। अब ये एक्ट 2 ही सीन्स का है दोस्तों। एक्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है। हैमलेट के दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद वो अपने चाचा के सामने कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जिससे उसका चाचा हड़बड़ा जाए। ये देखेंगे हम एक्ट 3 में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। एक्ट 3 शुरू होता है महल के हॉल से, जहाँ पर चाचा क्लॉडियस, गर्ट्रूड, पोलोनियस, ऑफेलिया और हैमलेट के 2 बचपन के दोस्त मौजूद हैं। वो दोनों बोल रहे हैं क्लॉडियस से कि हुजूर, हमने हैमलेट से बात करके उसके पागलपन की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ हमें बताना नहीं चाहता। तो गर्ट्रूड ने पूछा कि बच्चों, तुमने कोई ऐसी बात की उससे जिससे उसका मन कुछ हल्का हो? तो वो बोले कि हाँ रानी साहिबा, आज शाम कोई ड्रामा परफॉर्म होने वाला है महल में। क्लॉडियस बोला, चलो कोई तो चीज़ है जो इसको पसंद आई, जिसको लेकर ये लड़का एक्साइटेड हुआ। ये सारे चाहते हैं, खास करके ऑफेलिया, कि ये हैमलेट ठीक हो जाए, और ये ऑफेलिया कुछ भी करने को तैयार है हैमलेट को ठीक करने के लिए। अब हैमलेट के दिमाग में चल रहा है टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत ही फेमस लाइन है इस प्ले की। इसका मतलब यह है कि ये अभी तक श्योर नहीं है कि इसे अपने चाचा को मारना चाहिए या फिर वो होस्ट झूठ बोल रहा था। ये खुद से ही मोनोलॉग करता है, यानी खुद से लंबे लंबे डायलॉग्स बोलता है, जिससे ये प्ले थोड़ा सा उबाऊ और पकाऊ लगने लगता है। तभी इसको दिखती है ऑफेलिया। ऑफेलिया इसको मिलते ही ग्रीट करती है। फिर वो बोलती है, हैमलेट तुम्हें कुछ याद है? मुझे तुम्हें कुछ देना था। तो वो बोला, नहीं मुझे याद नहीं है। वो बोली, तुमने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिए, तुम्हारे वो लेटर्स जो तुमने मेरे लिए लिखे थे। बहुत सारी बातें होती हैं ऑफेलिया और हैमलेट के बीच में। हैमलेट ने उस दिन गुस्से में ऑफेलिया से जो बुरा बर्ताव किया था उसके लिए भी इसने हैमलेट को माफ़ कर दिया। ये नाराज़ नहीं है, शायद वो सच में बहुत पसंद करती है हैमलेट को। वहाँ दूसरी तरफ इसका चाचा क्लॉडियस
अपने आदमी, अपने खास आदमी पॉलोनियस के साथ मिलकर क्या प्लानिंग कर रहा है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज देते हैं ताकि ये रोज रोज का रोना ही खत्म हो जाए। कितनी बार हमने कोशिश कर ली इसे पता करने की, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसके पागलपन की वजह क्या है। अब मैं झेल नहीं सकता, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि गर्ट्रूड को भनक तक नहीं लगने पाए कि हम उसके बेटे को उससे दूर लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों ये सीन यही खत्म होता है, सीन 2 शुरू होता है। हैमलेट ड्रामा कंपनी वालों से, जो लीडर था ड्रामा कंपनी का, उनको सिखाता है कि तुम्हें ड्रामा के दौरान ये जो मैंने लिखा है ये बोलना है। वो एक्टर्स बोले, आप चिंता ना करें हुजूर, आपको हम निराश नहीं करेंगे। अब ड्रामा शुरू होने वाला था, सारी तैयारियां हो गई, पूरा महल ड्रामा देखने के लिए आया। हैमलेट का वो जो दोस्त था होरेशियो, वो भी यहाँ पर आया। हैमलेट उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला कि तुम वाकई में मेरे सच्चे दोस्त हो। यहाँ तो बचपन के दोस्त ही धोखेबाज निकले। फिर यह होरेशियो से बोला कि यह जो अभी ड्रामा परफॉर्म होने वाला है, इसमें एक सीन है जो मैंने ऐड किया है, जो सीन मेरे फादर के मर्डर से मिलता जुलता है कुछ। होरेशियो मेरे दोस्त, तुम्हें एक काम कर रहा है, जब तक ये ड्रामा चलेगा उस दौरान तुम्हें चाचा क्लॉडियस पर नज़र रखनी है। अगर चाचा वाकई गिल्टी होगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो भूत झूठ बोल रहा है। अब ड्रामा शुरू हुआ और हैमलेट जाके अपनी माँ के पास नहीं बैठा बल्कि ओफेलिया के पास बैठा। प्ले शुरू हुआ और एक सीन ऐसा आया जब प्ले में राजा के कान में जहर डाला गया, उसका मर्डर किया गया सत्ता के लालच में एक आदमी ने, और मरे हुए राजा की बीवी से झूठ बोलता हुआ उसे दिलासा देने लगा। हैमलेट अपनी माँ के पास आके पूछता है, अच्छा लग रहा है ना प्ले माँ? और ये सीन देखते ही पता नहीं चाचा क्लॉडियस को क्या हुआ, वो अपनी जगह से उठ गया, अपनी सीट से उठ गया। गर्ट्रूड ने पूछा क्या हुआ? वो बोला मैं जा रहा हूँ। इसके बाद प्ले की परफॉर्मेंस रोक दी गई। हैमलेट को पता चल ही गया था। होरेशियो से बोला, देखा होरेशियो, चाचा के मन के चोर को देखा, किस तरह स्टेज पर अपने कुकर्मों को देखकर तुरंत भाग खड़ा हुआ। उसी ने मेरे बाप का मर्डर किया है। लेकिन हैमलेट ने ये जो कारनामा किया था उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हैमलेट को अपने बेडरूम में बुलवाया। 2-3 जनों ने आकर हैमलेट को बोला कि आओ तुम्हारी माँ ने बुलाया है, लेकिन ये जा नहीं रहा था। वो बोला अभी आता हूँ। अब ये सीन यहीं खत्म होता है, सीन 3 शुरू होता है। अब ये ड्रामा देखने के बाद चाचा क्लॉडियस को हैमलेट से डर सा लगने लगा था। उसने हैमलेट के दोनों बचपन के दोस्तों को बुलवाया और वो उन दोनों से बोला कि हैमलेट के पागलपन से अब मैं बहुत परेशान हो गया, तुम दोनों उसे इंग्लैंड ले जाओ। वो बोले जैसा आप कहें हुजूर। वहाँ हैमलेट पहुंचा, अपनी माँ के बेडरूम में जा रहा था। रास्ते में यहाँ एक चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ महल में ना सारे के सारे क्लॉडियस के चमचे हैं, बस उसको खुश करना चाहते हैं। ये पॉलोनियस भी उन चमचों में से एक है। ये क्या करता है, जाके पर्दे के पीछे खड़ा हो जाता है। मतलब इसने फैसला किया है कि ये जाएगा गर्ट्रूड के रूम में, वहाँ पे पर्दे के पीछे खड़ा होकर के उन माँ बेटे की सारी कन्वर्सेशन सुनेगा क्लॉडियस के लिए। यहाँ क्लॉडियस को लगता है कि उसने वाकई बहुत गलत कर दिया है, पाप कर दिया है अपने भाई का मर्डर करके, तो ये प्रे करता है भगवान उसे माफ़ कर दे। तभी पीछे से हैमलेट जो अपनी माँ के रूम में जा रहा था वो यहाँ पर आ जाता है। देखता है चाचा क्लॉडियस पूजा में है, इसके पास एक अच्छा मौका है अपने चाचा को मारकर बदला ले ले। लेकिन किसी भी इंसान को पूजा में मारना गलत है, और ऊपर से ये सोचता है अगर इसने क्लॉडियस को पूजा में मारा, जब ये प्रे कर रहा है उस वक्त मारा, तो इस चाचा क्लॉडियस की आत्मा जन्नत में जाएगी। उस वक्त ये इंतज़ार करता है, वक्त आने पर मारूंगा, और वहाँ से चला जाता है और रूम की तरफ जाता है, अपनी माँ की रूम की तरफ। सीन यहीं पर ख़त्म होता है। सीन 4 शुरू होता है। सीन 4 शुरू होता है जब हैमलेट अपनी माँ से मिलने आता है उसके बेडरूम में और पूछता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो बोली हैमलेट तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें पता है तुमने अपने फादर को नाराज़ कर दिया। हैमलेट बोला वो मेरा फादर नहीं है, इस तरह क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे, क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? बोला हाँ जानता हूँ, आप अपने पति के भाई की बीवी और अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ लगती हो। गर्ट्रूड को उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जाने लगी तो हैमलेट ने उसे रोक लिया। रुको ना माँ, मुझे मारना चाहते हो हैमलेट? वो बोली। यहाँ पर्दे के पीछे खड़ा पॉलोनियस डर गया। उसने जब गर्ट्रूड की आवाज़ें सुनी तो उसे लगा ये तो रानी साहिबा को मार देगा। इतने में हैमलेट ने भांप लिया कि पर्दे के पीछे कोई है, शायद चाचा क्लॉडियस। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पर्दे के पीछे जो भी खड़ा था उसे मार दिया। गर्ट्रूड ने यह सीन देखा, बोले क्या किया, ये पागल हो गए हो हैमलेट? और इस मोमेंट भी हैमलेट के फादर का भूत यहां पर आया, हैमलेट से बातें करने लगा। हैमलेट उससे बातें करने लगा। गर्ट्रूड को यकीन हो गया, उसे कोई भूत नहीं दिख रहा था, कि हैमलेट सच में पागल हो गया है।
उसे हेलुसिनेशन होने लगे और अब तो शायद हैमलेट को सचमुच पागल घोषित कर देने में ही भलाई थी, क्योंकि इसने जो मर्डर कर दिया है जल्द से जल्द इसे यहां से भगाना पड़ेगा डेनमार्क से, नहीं तो हैमलेट की जान पर बनाएगी। ये एक्ट यहीं खत्म होता है। अब बाकी की कहानी बाकी के 2 एक्ट्स में। हैमलेट एक्ट 4 सीन 1। अब गर्टरूड ने, हैमलेट की मां ने, चाचा क्लॉडियस को जाकर बताया कि हैमलेट सचमुच पागल हो गया, शायद उसने पोलोनियस की जान ले ली। तो ये सुनकर क्लॉडियस बोला, ये लड़का तो सबके लिए खतरा बनता जा रहा है। क्लॉडियस गर्टरूड से बोला, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही उसे इंग्लैंड के लिए रवाना कर दूंगा, उसके 2 बचपन के दोस्तों के साथ में। उसके दोनों बचपन के दोस्तों को बुलाया गया, ऑर्डर दिया गया कि हैमलेट को ढूंढो और पोलोनियस की बॉडी को ठिकाने लगाओ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गर्टरूड ही बीच में आ रही है कि हैमलेट क्लॉडियस को नहीं मार पा रहा और क्लॉडियस हैमलेट को नहीं मार पा रहा। सीन 2 शुरू होता है जब पोलोनियस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है हैमलेट ने। हैमलेट ने ही लगाया था ठिकाने, और इसके दोनों दोस्त, बचपन के दोस्त, आकर इससे बार बार पूछने लगे कि बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, बताओ। लेकिन इसने नहीं बताया। इसके दोनों दोस्त इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागने लगे। ये सीन यही खत्म होता है। सीन 3 शुरू होता है। सीन 3 शुरू होता है। क्लॉडियस ने अपने सारे एडवाइजर्स को बोल दिया है कि हैमलेट का एल्सिनोर में रहना खतरे से खाली नहीं है। डेनमार्क की जनता उससे प्यार करती है और हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजना होगा। तभी क्लॉडियस के पास खबर आई कि हैमलेट नहीं बता रहा है कि उसने पोलोनियस की बॉडी को कहाँ छुपाया है। चाचा क्लॉडियस के ऑर्डर पर हैमलेट को खींचकर अंदर लाया गया। फिर क्लॉडियस ने डायरेक्टली उससे पूछा कि बॉडी कहाँ है, सीधे सीधे बता दो। हैमलेट बोला, वो तो खा रहा है। तो क्लॉडियस ने पूछा, क्या खा रहा है? खा नहीं रहा है, बल्कि उसकी बॉडी को खा लिया गया है। क्लॉडियस अब बहुत गुस्सा हो गया था हैमलेट के इन रोज रोज के तानों से, रोज रोज की ये उल्टी सीधी बातों से। जब हैमलेट ने उससे बोला कि पोलोनियस को तो मैं जन्नत में भेज आया हूं, क्लॉडियस ने अपने सारे आदमी लगा दिए पोलोनियस की बॉडी को ढूंढने के लिए और तुरंत हैमलेट को इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया। एक्चुअली इसने क्या सोचा है कि हैमलेट को इंग्लैंड भिजवाकर इंग्लैंड के राजा को एक खत लिखेगा। उस लेटर में लिखेगा कि इस लड़के को जान से मार दो, यानी हैमलेट को मारने का प्लान है। ये सीन यही खत्म होता है। सीन 4 शुरू होता है। वहां नॉर्वे का राजा डेनमार्क पर आक्रमण करने को एकदम तैयार था। अपने 20,000 लोगों की सेना लेकर, आर्मी लेकर वो डेनमार्क की तरफ बढ़ रहा था। सीन 4 में यही है। सीन 5 शुरू होता है। अब गर्टरूड से ओफेलिया मिलने आई, लेकिन गर्टरूड उससे मिलना नहीं चाहती थी। दरअसल ओफेलिया पागल हो गई है, शायद अपने फादर की डेथ के गम में। तो होरेशियो बोलता है, रानी साहिबा एक बार आपको उसे सुन लेना चाहिए। तब ये जाकर मानी। ओफेलिया अंदर आई। उसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बहुत बुरा होने वाला है। ओफेलिया पागलपन में गाना गाने लगी। गर्टरूड ने उसे चुप कराया। तभी क्लॉडियस आया। उसने ओफेलिया को देखा। ओफेलिया बोली, ओफेलिया पता क्या बोलती है यहाँ पर? बोलती है, वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी। क्लॉडियस समझ गया कि बाप की मौत के दुख से ये लड़की मानसिक संतुलन खो बैठी है, पागल हो गई है। ओफेलिया ने कसम खा ली कि सब कुछ बताऊंगी, मेरे भाई को आने दो, लियर्ट्स को, उसको सब कुछ बताऊंगी। और वो वहां से चली गई। क्लॉडियस होरेशियो से बोला, इस लड़की पर नजर रखो, ये जहां भी जाती है इस पर नजर रखो। होरेशियो गया तो क्लॉडियस गर्टरूड से बोला कि मैंने हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक बाहर से एक बहुत तेज आवाज आती है, बहुत ही तेज। एक मैसेंजर अंदर आकर क्लॉडियस को बताता है कि हुजूर लियर्ट्स आया है अपने बाप की मौत का बदला लेने। उसके साथ डेनमार्क के लोगों का सपोर्ट भी है। तभी अचानक एक और आवाज़ होती है, शायद लियर्ट्स मेन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा है। लियर्ट्स अंदर आया क्लॉडियस से मिलने। उसकी आंखें अपने फादर के मर्डरर को ढूंढ रही थी, यानी कि हैमलेट को ढूंढ रही थी। तो क्लॉडियस बोला, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। पोलोनियस बहुत इनोसेंट आदमी था, उसकी जो डेथ हुई है उसका मुझे भी गम है। जिसने भी तुम्हारे इनोसेंट फादर को मारा है उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम उनको मत मारो जो तुम्हारे दोस्त हैं। मैं भी उतना ही दुखी हूं जितने कि तुम। ये सीन यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। सीन 6 शुरू होता है। वहां खबर मिलती है होरेशियो को कि हैमलेट इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं, बल्कि बीच में ही वो भाग निकला है। सीन भी यहीं खत्म होता है। सीन 7 शुरू होता है। अब चाचा क्लॉडियस बड़ा चालाक है, इसने लियर्ट्स को बातों में उलझा लिया। लियर्ट्स ने जब इससे पूछा कि आपने हैमलेट को उसी वक्त क्यों नहीं मारा, तो इसने बोला, इसकी 2 वजह हैं बेटा। सबसे पहले तो गर्टरूड अपने बेटे से प्यार करती है, दूसरा डेनमार्क के लोगों का उसके साथ में सपोर्ट है। डेनमार्क के लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं उस वक्त उसे नहीं मार सकता था। तो लियर्ट्स बोला, मुझे तो उससे बदला चाहिए। और तभी जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मौके पर खबर आई कि हैमलेट भाग निकला है। हैमलेट इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं, बल्कि वापस डेनमार्क आ रहा है।
लिएट्स बोला वापस आने दो उसे, मैं उससे बदला लूंगा। क्लॉडियस बोला मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बदला लेने में, ऐसे पागलपन में बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी हैमलेट से छुटकारा चाहिए। लिएट्स बोला तो आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगा। तो क्लॉडियस बोला कि देखो तुम बेवकूफ़ी करोगे अगर हैमलेट वापस आए तो तुरंत उस पर लपक पड़ो, जैसे ही हैमलेट वापस आए तो तुरंत उस पर लपक मत पड़ना। नहीं, डेनमार्क के लोग तुम्हें मार देंगे, बल्कि उसे डुअल के लिए ललचाना। 1 to 1 एक लड़ाई करते हैं, डुअल के दौरान प्रैक्टिस के दौरान ही उसे मार देना, ऐसा लगना चाहिए जैसे एक्सीडेंटली उसका मर्डर हो गया। मतलब इंटेंशनली उसे मत मारना, नहीं तो डेनमार्क के लोग तुम्हें मार देंगे। प्लान अच्छा था, लिएट्स को अच्छा लगा, लिएट्स रेडी हो गया। लेकिन लिएट्स बोला कि मेरी तलवार पर जहर लगना चाहिए, जहर लगने से वो मर ही जाना चाहिए। ठीक है। तभी अचानक एक और सैड न्यूज आती है यहां पर कि ऑफेलिया, लिएट्स की बहन ऑफेलिया, पानी में डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब ये साफ नहीं हुआ इस प्ले के अंदर कि ये एक्सीडेंटली मरी है या फिर इसने सुसाइड कर लिया है। और ये एक्ट भी यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। बाकी आगे की कहानी हम देखेंगे लास्ट एक्ट में। अब इस 5वें एक्ट में कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है। एक्ट शुरू होता है कुछ कब्र खोदने वालों से, जो सिटी के बाहर कब्र खोदने का काम करते हैं। एक कब्र खोदने वाला दूसरे कब्र खोदने वाले से पूछता है, भाई उस लड़की ने तो आत्महत्या की है, तो भी उसे क्रिश्चियन रीति रिवाजों के साथ क्यों दफनाया जा रहा है? दूसरा बोला, भाई पता नहीं, और वैसे भी पता नहीं है कि उसने आत्महत्या की है या एक्सीडेंटली डूबकर मरी है। अगर आत्महत्या की भी होगी तो भी नोबल फैमिली से थी भाई। तो पहला कब्र खोदने वाला बोला, हाँ देख लो कितना भेदभाव किया जाता है। तो कब्र खोदते खोदते दोनों जने जीवन मरण की बातें करने लगे। तभी वहां हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ आता है, देखता है कब्र खोदने वाले कब्र खोदते खोदते गाना गा रहे हैं। वहां पर एक स्कल, एक खोपड़ी की हड्डी निकली। हैमलेट ने उस स्कल को देखा, उसने पूछा किसकी खोपड़ी है ये, किसी पॉलिटिशियन की है, लॉयर की है या किसी दरबारी की? उस खोपड़ी को देखते हुए इससे बड़ा दुख हुआ कि मौत, गौर से सुनना, मौत किस तरह हमसे सब कुछ चुरा लेती है, सब मिटा देती है, जो कुछ इंसान के पास में होता है, जो कुछ उसने अचीव किया होता है। हैमलेट ने कब्र खोदने वाले से पूछा, तुम लोग किसकी कब्र खोद रहे हो? तो एक बोला, अपनी खुद की, और हंसने लगा। हैमलेट बोला, सीरियसली बताओ, आदमी की या औरत की? वो फिर से शब्दों के साथ खेलने लगा। हैमलेट थोड़ा सा इरिटेट हो गया। उसने पूछा, एक बॉडी को जमीन में खत्म होने में कितना टाइम लग जाता होगा? वो बोला, 8 से 9 साल। तो आप लोगों को पता है ये खोपड़ी किसकी है? हैमलेट ने पूछा। उन्होंने कहा, ये एक रॉयल आदमी यॉरिक की है। हैमलेट ने खोपड़ी को उठाकर ठीक से देखा, ये वही आदमी था जो हैमलेट को बचपन में हंसाता था, एंटरटेन करता था, यॉरिक। और आज उसकी स्कल उसके हाथ में थी। उसे बड़ा दुख हुआ कि कितने बड़े बड़े ड्रामे करते हैं हम अपनी लाइफ में, जबकि हमारा असली घर तो ये कब्र है, ये मिट्टी है। ये सब बातें इनमें हो रही थी। तभी हैमलेट और होरेशियो क्या देखते हैं, सामने से बहुत सारे लोग आ रहे थे ऑफेलिया को दफनाने, जो कि ताबूत में बंद थी। ये दोनों छुप गए और देखने लगे। हैमलेट को अभी तक पता नहीं था कि ऑफेलिया मर चुकी है। हैमलेट ने देखा भीड़ में ऑफेलिया का भाई लिएट्स भी मौजूद था। उसके लिए ये पल बहुत शॉकिंग था। हैमलेट को अंदाजा हो चुका था कि ऑफेलिया की ही डेथ हुई है। उससे रहा नहीं गया, वो जो छुपा हुआ था वो रोता हुआ बाहर आया और बाहर आकर कब्र में कूद पड़ा। कब्र, ये सीन था जब हैमलेट और ऑफेलिया का भाई लिएट्स दोनों ऑफेलिया की कब्र में थे। लिएट्स अपना गुस्सा हैमलेट पर निकालने लगा। वहीं कब्र में दोनों की फाइट हो गई। दोनों ने फाइट करना शुरू कर दी। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहां पर क्लॉडियस, गर्ट्रूड वगैरह सब मौजूद थे। अलग करवाया दोनों को। हैमलेट बोला, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ सकता हूं। गौर से सुनना, उसने क्या बोला कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ सकता हूं लिएट्स, क्योंकि मैं ऑफेलिया से प्यार करता था और मेरा प्यार तुम जैसे 40,000 भाइयों से बहुत बढ़कर है। ये सीन खत्म होता है जब सब लोग हैमलेट के पागलपन को देख रहे थे। क्लॉडियस ने लिएट्स को शांत करवाया कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा, तुम हैमलेट से बदला ले सको। ये सीन यहीं खत्म होता है और इस प्ले का आखिरी सीन शुरू होता है। एक्ट 5 सीन 2। हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो को पूरी कहानी बताता है कि वो क्यों और कैसे इंग्लैंड जाते जाते रास्ते में भाग आया। उसने पूरी स्टोरी होरेशियो को बताई कि इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही वो क्यों शिप से भाग निकला, क्योंकि चाचा क्लॉडियस ने मुझे इंग्लैंड भेजकर मारने का प्लान बनाया था।
मैंने उन दोनों के पास चाचा का लिखा हुआ एक लेटर देख लिया था। मैंने जब वो लेटर देख लिया तो मैंने एक नकली लेटर लिखा चाचा की हैंडराइटिंग में। उसमें इंग्लैंड के राजा को लिखा कि इन दोनों को मार दो, और मैं वहां से भाग निकला। होरेशियो हैरान हो गया कि हैमलेट तू इतना शातिर और चालाक कैसे हो गया। हैमलेट बोला कि अब मैंने पक्का फैसला कर लिया उस आदमी को मारने का जिसने मेरे फादर का मर्डर किया और मेरी माँ को वैश्या बनाया और मुझसे मेरा हक, मेरा क्राउन छीन लिया। तभी इसके चाचा ने हैमलेट और लियर्ड्स के बीच में एक फाइट का ऑफर भेजा हैमलेट को, और हैमलेट ने वो फाइट का ऑफर मान लिया। अब शुरू होती है हैमलेट और लियर्ड्स के बीच में फाइट। दोनों ने लड़ने से पहले एक बार हाथ मिलाया। उस वक्त हैमलेट ने लियर्ड्स से माफी मांगी कि जो भी दर्द मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दिए हैं उसके लिए मुझे माफ कर दो, और उन दोनों की लड़ाई शुरू हुई। पहले राउंड में हैमलेट ने लियर्ड्स को हिट किया। उस दौरान चाचा क्लॉडियस ने हैमलेट को जहर भरी शराब पीने का ऑफर दिया, मतलब कितना उतावला हो रहा है अपने भतीजे को मारने के लिए, लेकिन उसने नहीं पी। सेकेंड राउंड में भी हैमलेट ने लियर्ड्स को फिर से हिट किया, और उस दौरान हैमलेट की माँ यानी कि गर्ट्रूड एक्साइटेड होकर वो जो ड्रिंक हैमलेट के लिए रखी हुई थी जहर भरी, वो पी गई। जहर भरी वाइन पी गई। क्लॉडियस उसे रोक तक नहीं सका, और तीसरा राउंड शुरू हुआ। अब की बार हैमलेट ने उसे ललकारा, और अब की बार लियर्ड्स ने हैमलेट को उस जहर भरी तलवार से हिट किया। अचानक गर्ट्रूड गिर गई और सब डर गए। सारे के सारे रानी साहिबा को देखने के लिए भागे। गर्ट्रूड समझ गई थी कि वाइन में जहर था। उसने हैमलेट को मना किया कि जहर वाली वाइन मत पीना, उस वाइन में जहर है। लियर्ड्स की भी अब डेथ हो चुकी थी, और गर्ट्रूड भी इतना बोलने के बाद मर गई। तभी हैमलेट को मौका मिला। उसने मौका देखकर वो जहर भरी तलवार अपने चाचा क्लॉडियस के अंदर डाल दी और बदला ले लिया। मरते मरते लियर्ड्स बोला कि क्लॉडियस को वो मिल गया जो वो डिजर्व करता था, और हैमलेट मैंने तुम्हें माफ किया। इसके कुछ ही पलों बाद हैमलेट भी गिरकर मर गया, और जाते जाते कहानी के सारे कैरेक्टर्स मर गए। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो था हैमलेट का दोस्त होरेशियो, जिसे पूरी कहानी पता थी। वो पूरी कहानी का गवाह था। उसने सारी कहानी अपनी आंखों के सामने देखी थी। जब सारे के सारे मर जाते हैं तभी नॉर्वे का राजा यहां पर आता है, नॉर्वे का प्रिंस, जो कि यहां पर लड़ने आया था। लेकिन ये सारा खूनी सीन देखकर वो शॉक हो गया। बड़ा दुख होता है उसे प्रिंस हैमलेट की डेथ पर। ऐसा लग रहा था एंड मोमेंट तक भी उसके मन में वाकई प्रिंस हैमलेट के लिए बहुत सम्मान